हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑलवेज राइज। तो आज हम यहाँ पर यूपीएचएससी का जो ज्योग्राफी का सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। मतलब कि यूपी हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन की जो अभी वैकेंसी आई है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, उसमें जो ज्योग्राफी का क्या सिलेबस होगा उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। इसमें सब्जेक्ट कोड दिया है आपको 36 और इसमें हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन सा पार्ट ज्योग्राफी का या कौन सा पार्ट सिलेबस का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ जहाँ से क्वेश्चंस आने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करने के पहले आपके लिए ये अनाउंसमेंट है दैट आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी एंड कल आपके 2 सेशंस होंगे। ये आपके फ्री स्पेशल क्लासेस हैं। जो एक होगा आपका 9:30 बजे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी और फिर शाम को 5:30 बजे शाम को 5 बजे होगा एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज क्लाइमेटोलॉजी का। ठीक है, इसको आप अनलॉक करने के लिए साकरीन एनटीए कोड यूज कर सकते हैं एज इट दीज क्लासेस आर फ्री, सो डू ज्वाइन एवरीवन। इसका लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, सो वहां से आप लिंक पे क्लिक कीजिएगा। फिर उसके बाद इसमें से एक कोड पूछा जाएगा दैट इज, तो फिर वहां पर आपको साकरीन एनटीए कोड यूज करना है, फिर वो क्लास अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, सो डू ज्वाइन दीज क्लासेस। नेक्स्ट, अनअकैडमी एक्सेलरेट प्रोग्राम चला रहे हैं जो एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, जो कि आपका इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं। एक स्कॉलरशिप एक क्विज टाइप्स होता है, इसमें 50 क्वेश्चंस होते हैं, आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। ये मेनली ये आपका एवरी संडे हो रहा है एट 4 PM टू 5 PM। इसमें रैंक 1 से लेकर के रैंक 150 तक आपको स्कॉलरशिप मिलती है ऑफ वेरियस डिग्रीज। तो आप इसमें एनरोल हो सकते हैं। इसमें एनरोल होने के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें भी एनरोल होने के लिए आपको यूज करना है कोड साकरीन एनटीए। नेक्स्ट अनाउंसमेंट ये है कि क्रैश कोर्सेज बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं अनअकैडमी पे। ये क्रैश कोर्सेज क्या होते हैं कि कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, ताकि आप एग्जाम में ज्यादा अच्छे से एक्सेल कर सको। तो फॉर लेबर वेलफेयर स्टार्ट हुआ है, या जिनका सब्जेक्ट है लेबर वेलफेयर वो ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए स्टार्ट है, देन हिंदी के लिए स्टार्ट है। तो आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इन कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और एनरोल होने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं प्लस और आइकॉनिक को सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसमें आपको 10% का डिस्काउंट चाहिए तो आप ये कोड यूज कर सकते हैं, साकरीन एनटीए कोड। ठीक है, इसको कोड यूज करने पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है। सो चलिए अब हम अपना सिलेबस डिस्कस करते हैं। देखिए, ये है सबसे पहला है जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी में आपको सबसे इम्पोर्टेंटली क्या याद रखना है, यहाँ से आपको देखिए फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स जो है वो तो पढ़ने ही हैं, लेकिन जो आपके फोर्सेस हैं कि कौन सा फोर्सेस कहाँ लगता है, एंडोजेनिक एक्सोजेनिक, और इससे कौन से लैंडफॉर्म्स बनते हैं, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी एंड प्लेट टेक्टोनिक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। नेक्स्ट आइसोस्टेसी से जनरली ये पूछा जाता है, जो आपके 4 कॉन्सेप्ट्स हैं वो ही पूछे जाते हैं कि किसने दिया, कि यूनिफॉर्म डेंसिटी, वेरियस डेंसिटी अकॉर्डिंग टू हाइट, ये जो आपका है एरी, प्रैट, बोवी, जोली, यही मेनली 4 हैं और इन्हीं को पूछा जाता है बार बार, तो इसको आपको एक बार देख लेना है। नेक्स्ट उसके बाद जियोमॉर्फिक साइकिल, ये आपके जो डेविस एंड पेंग का है वो आपको पढ़ना है। नेक्स्ट लैंडफॉर्म्स तो हर बार आपके एग्जाम में हर जगह आते हैं। ठीक है, तो ये आपका वेरियस जैसे कि इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स पढ़ने हैं, और साथ में ये किससे एसोसिएटेड है, मतलब वो फ्लूवियल हैं कि ग्लेशियल हैं कि एरिड हैं या कोस्टल हैं या फिर कास्ट है। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंटली ये एरिया को आपको कवर करना है। ठीक है, बाकी ये भी इंपॉर्टेंट है बट इसको तो आपको कवर करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट है फिर क्लाइमेटोलॉजी में आपको कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड जनरल सर्कुलेशन ऑफ विंड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि कहाँ पर कौन सा लो प्रेशर है, हाई प्रेशर है, कौन सी विंड कहाँ चलती है, प्लैनेटरी विंड्स कौन सी होती है, ट्रेड विंड्स को हम क्या कहते हैं, ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज कहाँ से चलती हैं, तो ये सारे आपके फेनोमेना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका मॉनसून,
मानसून आपका क्लाइमेटोलॉजी में भी इम्पॉर्टेंट है और इंडियन ज्योग्राफी में भी इम्पॉर्टेंट है। फिर उसके बाद लोकल विंड्स, कहाँ पे कौन सी लोकल विंड चलती है, इससे भी क्वेश्चन आता है। जेट स्ट्रीम से जनरली ये पूछा जाता है कि ये कौन सा कहाँ कहाँ पे चलती है, अलग अलग जगह पे कहाँ कौन सी जेट स्ट्रीम, अलग अलग जो नेम्स है वो पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट आपका इसका बेसिक फंक्शन क्या है, जियोस्ट्रॉफिक होती है कि नहीं होती है, ये आपको बताना होता है। फिर उसके बाद साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन्स, दोनों क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद क्लाइमेट का जो क्लासिफिकेशन है, कोपन एंड थॉर्नवेट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से क्या होता है, दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है, या तो कोपन पूछ लिया जाता है या तो थॉर्नवेट पूछ लिया जाता है। तो इन दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज इन दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, कभी कभी दोनों से भी कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए जाते हैं, तो इनमें से बीच में से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्लाइमेटोलॉजी का आपको जितना भी पार्ट दिया हुआ है वो पूरा ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ओशनोग्राफी, ओशनोग्राफी में से आपको बॉटम रिलीफ पढ़ना है। बॉटम रिलीफ में आपको पढ़ना है कि कहाँ पर कौन से प्लेट्यू है, कहाँ पे कौन से रिजेस है, कहाँ पे कौन से ट्रेंचेस हैं, ये सारी चीजें पढ़ना है। फिर उसके बाद ओशन डिपॉजिट्स में कौन सा ज्यादा पेलाजिक डिपॉजिट क्या होता है, फिर उसके बाद टेरिजीनियस क्या होता है, ये सारा कुछ पढ़ना होता है। नेक्स्ट कोरल रीफ की आपको थियरीज पढ़नी होगी, कोरल रीफ की कि किसने कौन सी थियरी दी थी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद टेम्परेचर एंड सेलिनिटी, सेलिनिटी से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन कि कितनी सेलिनिटी, किस लैटिट्यूड पे कितनी सेलिनिटी है, एवरेज सेलिनिटी भी पूछा जाता है, तो ये पूछा जाता है। और नेक्स्ट ये है आपका इंपॉर्टेंट, टाइड्स एंड ओशियंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। टाइड्स का आपको टाइम भी पूछा जाता है, नीप टाइड स्प्रिंग टाइड में डिफरेंस भी पूछा जाता है। फिर आपको ओशन करेंट्स में से कौन सी ओशन में कौन सी करंट चलती है, ये पूछा जाता है। नेक्स्ट कौन सी वार्म है और कौन सी कोल्ड है, ये दो टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ओशन करंट से। नेक्स्ट बायो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी, बायो एनवायरनमेंट ज्योग्राफी से आपको पूछे जाते हैं कि यहाँ पे तो देखिए ये आपका फॉर्म्स एंड फंक्शंस, यहाँ से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट उसके बाद इकोसिस्टम से क्वेश्चंस होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इकोलॉजी, जो भी इसके मेनली टर्म्स हैं, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपसे जरूर पूछे जाता है एनवायरमेंटल ज्योग्राफी से। और नेक्स्ट आपका एनवायरमेंटल हजार्ड्स, जो भी अगर कुछ भी नया न्यूज में है, अगर कुछ ऐसा हुआ है कि कहीं पे फ्लड आया है, कहीं पे ड्रॉट आया है, तो अगर कोई चीज न्यूज में है तो वो तो आपको पढ़ना ही है। फिर उसके बाद ओजोन से क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट आपका बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से क्वेश्चंस होते हैं। फिर उसके बाद एनवायरमेंटल पॉलिसीज पढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा, लेकिन सारी पॉलिसीज आप लोग याद नहीं रख पाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं सारी पॉलिसीज कोई भी याद नहीं रख सकता है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा उन एरियाज को कवर कीजिए जो जल्दी जल्दी हो सकता है, पहले जो कवर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद थॉट्स, ज्योग्राफी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट थॉट्स, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस तो हमेशा ही होते हैं और बहुत ज्यादा होते हैं। फिर इसमें आप कुछ फेजेस में इसको डिवाइड कर लीजिए कि प्री मॉडर्न, प्री हिस्ट्री कौन थे, कैसे उन्होंने किया, ग्रीक्स, रोमन्स, उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़िए। फिर उसके बाद अरब्स आए, फिर उसके बाद जो भी नया मॉडर्न ज्योग्राफी जो स्टार्ट हुई वैसे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये आपका इसमें ये दिया हुआ है, नॉलेज इन वेदास एपिक पीरियड, ये जो है ये आपका इंडियन ज्योग्राफी या फिर कह सकते हैं इंडियन उससे दिया हुआ है, तो इसलिए आप इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। जनरली इससे वैसे बाकी जगह पे क्वेश्चंस अभी तक आए नहीं हैं, बट अगर यहाँ पे सिलेबस में दिया है तो इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटर्मिनिज्म पॉसिबिलिज्म में डिफरेंस, कौन किसका प्रोपाउंडर था, कौन किसका सपोर्टर था, ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद एरियल डिफरेंशिएशन, एरियल डिफरेंशिएशन क्या होता है ये भी पूछते हैं, किसने दिया था ये भी पूछते हैं। नेक्स्ट आपका जो हार्टशॉन ने एरियल डिफरेंशिएशन दिया था, उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन, ये तो हमेशा ही इंपॉर्टेंट रहा है कि ज्योग्राफी में क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन कब आया, क्यों आया, उसके बाद क्या हुआ, किसको कहते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो न्यू अप्रोचेस हैं वो तो इंपॉर्टेंट हमेशा ही रहती हैं। फिर उसके बाद पॉपुलेशन ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आपका फैक्टर्स एंड पैटर्न्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि वर्ल्ड में कौन सी कंट्री में ज्यादा पॉपुलेशन है, कहाँ पे कम है, डेंसिटी देख सकते हैं,
तो ये लिटरेसी देख सकते हैं, एज, ओल्ड एज पॉपुलेशन, चाइल्ड पॉपुलेशन ये देख सकते हैं, डिपेंडेंट पॉपुलेशन देख सकते हैं, जो बेसिकली जिसका एप्लीकेशन ज्यादा हो सकता है वो देख सकते हैं। सारा तो कोई भी नहीं याद कर सकता है कि सब जगह की हम पॉपुलेशन याद करें, उतना तो पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद आप ग्रोथ एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, पैटर्न्स एंड प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन, यहाँ पे आप थियोरीज भी इंक्लूड कर लीजिएगा कि माइग्रेशन की कुछ थियोरीज हैं वो किसने दी थी, वो भी पूछा जाता है। फिर उसके बाद डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, जो आपके एक्करमैन ने दी थी वो पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन, वो भी इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट टाइप, सेटलमेंट ज्योग्राफी से जितनी भी थियोरीज हैं वो सारी इंपॉर्टेंट है। इसमें आप देख सकते हैं ये सारी थियोरीज ही हैं, प्राइमेट सिटी, रैंक साइज रूल, फिर क्रिस्टॉलर की सेंटर प्लेस थ्योरी, ऑगस्ट लॉश की मार्केट सेंटर, स्मार्ट सिटी, ये सारी थियोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी थियोरीज आती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी से भी आपको थियोरीज पढ़नी है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जितनी भी थियोरीज हैं वो सारी पढ़नी है, जैसे कि वॉन थेनन की थियोरी है, फिर उसके बाद विटिल्सी की थियोरी है, क्रॉप कॉम्बिनेशन है, वीवर की थियोरी है, ये सारी चीजें पढ़नी है आपको। फिर उसके बाद है वेबर एंड लॉश की थियोरी है, ये जो आपकी इंडस्ट्रियल लोकेशन थियोरीज है, ये सारी चीजें पढ़नी है। नेक्स्ट आपका ये सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में डिफरेंस, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी किसको कहते हैं, ये पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज कई असिस्टेंट प्रोफेसर के हमने एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स देखे तो उसमें ये मैचिंग में ज्यादातर दिया हुआ है कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी ऑप्शंस हैं, और उसको आपको मैच करना है कि किसको क्या कहते हैं, तो इसलिए इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हार्टलैंड एंड रिमलैंड की थ्योरी पता होनी चाहिए। किसने दी थी? हार्टलैंड की मकाइंडर ने, रिमलैंड की स्पाइकमैन ने। तो ये दोनों थियोरीज आप देख लीजिएगा किसमें क्या है। फिर उसके बाद बाउंड्रीज एंड फ्रंटियर में डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपको सोशल ज्योग्राफी में एथनिसिटी, ट्राइब्स, डायलेक्ट, लैंग्वेज, ये वाली चीजें जरूर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है कि कभी पूछ लिया जाता है कि ये ट्राइब कौन से एरिया में पाई जाती है, ये डायलेक्ट कौन से एरिया में पाया जाता है, ये लैंग्वेज किस एरिया में पाया जाता है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं। फिर कल्चरल ज्योग्राफी में ये कल्चरल रियाम, एरिया एंड रीजन, इसमें डिफरेंस, कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, कहाँ पे कौन सा कल्चरल रीजन है, ये पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। अगर आप लोग ने लास्ट ईयर का या फिर इससे पहले जो नेट का एग्जाम हुआ था, अगर जिन बच्चों ने वो दिया होगा तो उसमें आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो इस तरीके से आप इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन या फिर आई थिंक कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम हुआ था, उसमें भी इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पे बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ये जो भी नए कॉन्सेप्ट्स ऐड हो रहे हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी कि जो भी नए कॉन्सेप्ट्स ज्योग्राफी में ऐड अप हो रहे हैं, जो भी नई चीजें सोसाइटी में चल रही हैं, वो सारी चीजें हमको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट उसके बाद रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग में रीजनल कॉन्सेप्ट क्या होता है, और इसमें एक दो थियोरीज हैं कि किसने दी थी, जैसे ग्रोथ पुल थियोरी है, फिर उसके बाद रीजनल इम्बैलेंसेस की थियोरी है, कोर पेरिफेरी थियोरी है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। जितनी बात हम लोगों ने यहाँ तक करी अभी, यहाँ पे जो सारी चीजें फिट हो जाती हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया में, वो इंडिया लेवल पे जब हम पढ़ते हैं तो वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बट यहाँ पे आप ये देखेंगे कि फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया, ये देख लीजिएगा कि जैसे प्लेट्यू है, प्लेट्यू से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू से या फिर रॉक सिस्टम से कि कौन सी ओल्ड है कौन सी न्यू है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर क्लाइमेट, जैसे हमने पहले बोला कि मॉनसून जो है वो वर्ल्ड लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है और इंडिया लेवल पे भी इम्पोर्टेंट है, मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून। फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इंडिया में ये पूछा जा सकता है किस साइड्स पे ज्यादा इफेक्ट करता है, क्यों इफेक्ट करता है, इस तरीके से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। फिर मेजर सॉइल टाइप, ये सब तो इम्पोर्टेंट है ही। ये सारी चीजें आप ये सारे ही मतलब जो हम लोगों ने अभी तक बात की वर्ल्ड लेवल पे, वो सारी चीजें इंडिया पे आप फिट करेंगे तो वहां पे भी इम्पोर्टेंट होता है, वो सब पढ़ना ही है। फिर उसके बाद आता है आपका कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी में टाइप ऑफ मैप्स। अब जो है प्रैक्टिकल ज्योग्राफी से क्वेश्चंस ज्यादा होने लगे हैं, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है। अब आप देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाना है,
बच्चों को पढ़ाना है तो आपको पूरा ही सिलेबस पढ़ाना है, तो उसमें आपका प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी आती है। ज्योग्राफी तब तक कंप्लीट नहीं होती है विदाउट प्रैक्टिकल, तो प्रैक्टिकल अगर पढ़ाना है तो आपको आना भी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें पूछी जाती है, टेक्निक्स फॉर स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन मैप्स पूछे जाते हैं, कोरोप्लेथ, आइसोप्लेथ, कोरोक्रोमैटिक मैप, इनमें डिफरेंस पूछा जाता है, कहाँ पे कौन सा यूज होता है वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद आपका टोपो शीट्स, टोपोग्राफिकल मैप्स, इससे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट मैप प्रोजेक्शन, मैप प्रोजेक्शंस पे देखिए ग्रेटिक्यूल भी पूछा जाता है, टाइप्स भी पूछे जाते हैं, कंस्ट्रक्शंस भी पूछे जाते हैं, साथ में इसका एप्लीकेशन भी पूछा जाता है कि कहाँ पे कौन सा मैप यूज होता है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैटिस्टिकल मेथड में डेटा, सोर्स टाइप, फिर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सारी चीजें तो पढ़नी है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड निकालने आना चाहिए, बिकॉज ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, हर जगह पूछा जाने लगा है। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, कॉन्सेंट्रेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, लॉरेंस कर्व, जो आप इनइक्वालिटी के लिए यूज करते हैं। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ मेजरिंग, एसोसिएशन बिटवीन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, ये तो ठीक है। फिर उसके बाद कोरिलेशन, रिग्रेशन, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस, नियरेस्ट नेबर एनालिसिस से भी बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं, हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है। देन उसके बाद स्केलिंग टेक्निक्स, इनसे क्वेश्चंस पहले नहीं होते थे बट अब ये क्वेश्चंस आने लगे हैं, ठीक है। स्केलिंग टेक्निक्स क्या होते हैं आपके, नॉमिनल, ऑर्डिनल, फिर उसके बाद इंटरवल, नेक्स्ट उसके बाद रेशियो, तीनों में ज्यादा जो है एक्यूरेट कौन, चारों में ज्यादा एक्यूरेट कौन होता है, किसका क्या मतलब होता है, तो इस तरीके से ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नियरेस्ट नेबर एनालिसिस कभी कभी निकालने के लिए भी आता है, तो इसलिए इसको भी आपको ध्यान से याद रखना है और उसका फॉर्मूला भी याद रखना है। फिर उसके बाद रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस, ये तो आपका इमर्जिंग टॉपिक है ऑफ ज्योग्राफी, बिकॉज आपका यहाँ पर जीआईएस जो है वो बहुत ज्यादा एप्लीकेशन जीआईएस का बढ़ता जा रहा है किसी भी चीज में, चाहे आपका मैप मेकिंग हो, चाहे आपका डेटा एनालिसिस हो, तो ये सारी चीजें आपको जीआईएस एंड रिमोट सेंसिंग में आपको पता होनी चाहिए। डेवलपमेंट ऑफ रिमोट सेंसिंग कब से स्टार्ट हुआ, फीचर्स ऑफ इंडियन सैटेलाइट, फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन मैपिंग में क्या होती है, फिर उसके बाद जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो ये सारी चीजें आपकी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी बात हो गई हमारे सिलेबस की। नेक्स्ट हम लोग जो एमसीक्यू कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर नेट, दैट इज फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर ज्योग्राफी का एग्जाम दे रहे हैं तो वो एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आप उसको जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो हम लोग यूट्यूब पे भी स्टार्ट करेंगे एमसीक्यू एंड पीवाईक्यूज की सीरीज। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है आपकी वो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।